अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसा भी होता है कि हमारी वीज़ा एप्लीकेशन परफेक्ट होती है, हमारा ट्रेवल प्लान भी ठीक होता है और इंटरव्यू जो है वो भी सही तरीके से हो जाता है, मगर फिर भी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से। अब इस पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी मुझे आते हैं कि एक वीडियो बना के हमें गाइड करें कि किस तरीके से हम एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आपको डिपॉजिट कब करना चाहिए और विदड्रॉ कब करना चाहिए और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं और आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पे फोकस करते हैं सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पे कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, फिर उतने पैसे वो डिपॉजिट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करते हैं। फिर इस सिचुएशन में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस तो दिखाना होता है मगर उसके साथ हमें ट्रांजेक्शन्स भी दिखानी होती है। बैंक अकाउंट में हमें ट्रांजेक्शन्स भी शो करनी होती है कि पैसे कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप डिपॉजिट कब कर रहे हैं, विदड्रॉ कब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो इन चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से समझना है। अब बैंक स्टेटमेंट बनाने से पहले ये चीज़ हमें पहले अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि बैंक स्टेटमेंट हम किस बेसिस पे बना रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी आती है तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकेंगे, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पहले से अमाउंट जो है पैसे मौजूद होते हैं मगर ना तो वो जॉब करते हैं और ना ही उनकी मंथली कोई इनकम आती है। तो ऐसे लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकेंगे। अगर कोई बिजनेस करता है तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकेगा। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे कि आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं उन लोगों की तरफ जो जॉब करते हैं और उनकी मंथली सैलरी आती है। तो ये लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अगर आपकी सैलरी आपकी कंपनी से आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर मिलती है या आपको चेक मिलता है तो ये एक बेस्ट तरीका है बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए। अगर आपको कैश मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे कि पहली तारीख और 5 तारीख के दरमियान कोई भी एक तारीख जो है वो आप चूज़ कर लें। मिसाल के तौर पे आपको 4 तारीख को कैश मिलता है तो 5 तारीख को आप ये सारा कैश डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में। उसके बाद 5 तारीख से लेके महीने की आखिर तक इसके दरमियान आप 5-6 छोटी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी कि पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये शो करने के लिए ये आपके एक्सपेंसेस हैं। और फिर इसी तरीके से अगले महीने की 5 तारीख को आप अपनी सैलरी दोबारा डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में और 5 तारीख से लेके महीने की आखिर तक 4-5 बार आप विड्रॉ छोटी अमाउंट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो इस तरीके से आप 3 महीनों से लेकर 6 महीने तक ये प्रोसेस कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप सिर्फ 5 तारीख को ही डिपॉजिट करें। अगर आपकी सैलरी 5 तारीख को आती है तो आप 6 तारीख को या 7 तारीख को डिपॉजिट करें और हर महीने उसी डेट को आप पैसे डिपॉजिट करें। फिर जितने महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए उतने महीनों के बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं। जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ कंट्रीज़ की कंडीशन होती है कि इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, यानी क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, तो उतने पैसे आपने अकाउंट में रखने हैं। वीज़ा ऑफिसर ने असल में 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं। एक आपका क्लोजिंग बैलेंस, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और हर महीने आपके अकाउंट में कब पैसे आते हैं और कितने आप विड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती है बैंक स्टेटमेंट में। तो अगर आपको सैलरी मिलती है और सैलरी कैश मिलती है तो इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सेविंग होती है मगर वो इस वक्त ना तो काम कर रहे होते हैं, ना कोई जॉब कर रहे होते हैं और ना ही उनका कोई बिजनेस है। इस पे मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस भी आते हैं कि हमारे पास बैलेंस है मगर ना तो हम जॉब करते हैं ना हमारा कोई बिजनेस है, तो हम किस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो इस सिचुएशन में मिसाल के तौर पे आपके पास 12 लाख रुपए मौजूद हैं तो सबसे पहले 8 लाख रुपए आप डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में।
ये जो डिपॉजिट होगा ये हम बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे, ये हमारा अमाउंट पहले से अकाउंट में पड़ा होगा। उसके बाद अगले महीने की 4 या 5 तारीख को 1 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। फिर 5 तारीख से लेके महीने की आखिर तक इसके दरमियान आप 4-5 छोटी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सिर्फ विड्रॉ की अपने एक्सपेंसेस दिखाने के लिए। फिर इसी तरीके से अगले महीने की 5 तारीख को या जो भी डेट आपने चूज़ की है, 6, 7 या 3 तारीख, फिर उस डेट को दोबारा आप इस तरीके से 1 लाख रुपए डाल दें। फिर 5 तारीख से लेके महीने की आखिर तक दोबारा विड्रॉ करें एक्सपेंसेस दिखाने के लिए। फिर इस तरीके से 3 महीने या 6 महीने तक आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जितने महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखें, आपने जो पहली ट्रांजैक्शन की थी वो आपकी स्टेटमेंट में नहीं आने चाहिए। अगर आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो आप 4 महीने की बनाएं, अगर आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो आप 7 महीने की बनाएं और उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने अकाउंट से निकलवा के अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली हमें रेगुलर डिपॉजिट, हर महीने का डिपॉजिट और हर महीने के विड्रॉस जो है वो शो करने होते हैं। हमें ट्रांजैक्शन शो करनी होती है बैंक स्टेटमेंट में। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हर कंट्री का अलग हो सकता है। अगर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होके आते हैं किसी दूसरे अकाउंट से, तो फिर ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि कुछ ऐसी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें नाम लिखा हुआ आता है कि ये पैसे कौन से अकाउंट से आए हैं। तो बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप चेक डिपॉजिट करें, उसमें सिर्फ चेक नंबर लिखा हुआ आता है, या फिर आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस पर्सन है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकता है, इस पे मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि हमारा छोटा बिजनेस है, नया ओपन किया है, तो बैंक स्टेटमेंट हमें कैसे बनानी चाहिए। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो बिजनेस अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि शुरू के महीने के 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक आप डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद आप डिपॉजिट नहीं करते। ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर आप डेली इनकम आती है तो आप डेली भी डिपॉजिट कर सकते हैं और आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस दिखाने के लिए। अब एक और सिचुएशन है, यहाँ पे काफ़ी ऐसे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि वो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी भी आती है, मगर उतने एक्सपेंसेस होते हैं कि वो सैलरी अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते या वो अपना अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। तो वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए? तो उनके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि वो अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उनकी कंपनी उनको स्पॉन्सर करने के लिए राज़ी हो जाती है। एक्सपेंसेस जो है वो आपने अपने खुद उठाने होते हैं, सिर्फ कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, लेटर देती है और अपनी बैंक स्टेटमेंट देती है कि वो आपको स्पॉन्सर करती है। तो इस तरीके से आप कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और कंपनी का ऑथोराइजेशन लेटर, ये दोनों अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं। अब हम इस पे बात करेंगे वो लोग जो ना तो जॉब करते हैं ना बिजनेस करते हैं, उनकी कोई भी इनकम नहीं है और उनके पास पहले से कोई भी सेविंग नहीं है। तो ऐसे लोग किस तरीके से वीज़ा ले सकते हैं? अब इस सिचुएशन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी छोटे कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप अपने भाई की भी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। अब इनके लिए अप्लाई करते हैं तो भाई की भी बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको एक अथोराइजेशन लेटर देंगे, वो भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ हम सबमिट कर सकते हैं। मगर अगर किसी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, यूके के लिए, यूएसए के लिए, तो फिर यहाँ पे भाई की बैंक स्टेटमेंट काम नहीं आएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट ही देनी होगी अथोराइजेशन लेटर के साथ। तो इस तरीके से पहले आपने समझ लेना है कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट किस बेसिस पे बना रहे हैं। आप सैलरीड पर्सन है, आप बिजनेस पर्सन है, या आपके पास पहले से इनकम मौजूद है, तो फिर इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। इसके अलावा जब हम अपनी एक वीज़ा एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें एक ट्रैवल प्लान दरकार होता है, एक कवरिंग लेटर दरकार होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर और कंपनी एनओसी की ज़रूरत होती है। तो इन पे भी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं कि आप मुफ्त में और 2 मिनट में ये डॉक्यूमेंट्स कैसे जनरेट कर सकेंगे। जनरेट करने के बाद आप अपनी कंपनी से इनको वेरीफाई कराएंगे, साइन करवाएंगे, स्टैम्प करवाएंगे, उसके बाद आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर जो वीडियोज़ हैं अगर वो आप देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।